नमस्कार, मैं पंखुड़ी मिश्रा। आप देख रहे हैं स्टोरी मेकर्स, जहां हम हर रोज आपके लिए लेके आते हैं कुछ ऐसी कहानियां जो आपको इंस्पायर करती हैं कुछ कर दिखाने की। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हम सब जानते हैं कि अब हमारे लिए, खुद के लिए तो हम हर कोई जीता है, लेकिन जब बात दूसरों की हो, जब दूसरों की सोच की हो, उनको आगे बढ़ाने की हो, देश को आगे बढ़ाने की हो, तो ऐसी सोच बहुत कम ही व्यक्ति रखते हैं। और हमारे साथ जो आज शख्सियत जुड़ी है, उनकी सोच कुछ इसी तरीके से है। जिनकी कहानी सुनने के बाद, जिनके पॉइंट ऑफ व्यू जानने के बाद आपके अंदर भी आज के बाद कुछ कर दिखाने की काबिलियत पैदा हो जाएगी। तो आप सबके बीच में मैं आमंत्रित करूंगी, स्वागत करूंगी मिस्टर शाकित अली जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका। सर के बारे में अगर मैं बताना शुरू करूं तो शायद समय कम पड़ जाए। सर हमारे ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन के ऑपरेशनल हेड हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने देश ही नहीं, अलग अलग विदेश में भी नाम कमाए हैं। कई सारे अवार्ड्स के साथ इनको नवाजा गया है, जिसके बारे में अभी हम बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा जो कि एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि देश के जो युवा हैं उनको आगे जाने की शैली का एक रास्ता बढ़ाना, वो है। इसके साथ ही साथ हिंदुस्तान जिसकी कंट्री कहा जाता है, यानी एग्रीकल्चर की कंट्री कहा जाता है, उसमें भी इनका योगदान है। इसके साथ साथ और भी कई सारे सेगमेंट्स हैं जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका पॉइंट ऑफ व्यू। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, दर्शक जानना चाहेंगे आपके फाउंडेशन के बारे में। क्या है ये फाउंडेशन? हमारी एनजीओ ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन पंखुड़ी जी, ये पिछले 1.5 साल से हमारे देश में काम कर रही है। एक्चुअली 28 दिसंबर 2022 को ये एनजीओ को इनकॉर्पोरेट हुई थी और इसका मकसद इनकॉर्पोरेशन का यही था कि हम स्किल डेवलपमेंट और बेरोजगारी पे काम करेंगे। बहुत सारी एनजीओज ऐसी होती हैं जो वृद्धाश्रम पे काम करती हैं, बहुत सारी एनजीओज होती हैं जो अनाथ बच्चों पे काम करती हैं, बहुत सारी एनजीओज हैं जो जानवरों पे काम कर रही है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी नज़र दौड़ाइएगा अपने समाज में, आसपास दिखिएगा तो दिखेगा आपको कि कोई भी एनजीओ ऐसी अभी तक नहीं आई हो जो फुल्ली डेडिकेटेड हो बेरोजगारी पे काम करने के लिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको कि हमारी एनजीओ का उदय कब और कैसे हुआ, ये बेसिक चीज है। मुझे लगता है कि हमारे जो देख रहे हैं हमारे दर्शक, इनको पता होना चाहिए। बिल्कुल। जब कोरोना आया था हमारे देश में, और कोरोना के समय हमने देखा था कि बहुत सारे लोग पैदल, चाहे वो मुंबई से हो, चाहे दिल्ली से हो, चाहे बड़े शहरों से, अपने गांव वापस जा रहे हैं और पैदल 1500 2-2 हजार किलोमीटर का सफर वो तय कर रहे हैं। तो उस समय हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो लोग पैदल जा रहे हैं ये हैं कौन? ये अनस्किल्ड लोग थे। वो जो शहरों में ईंटें ढोते हैं, गड्ढे खोदते हैं, वैसे लोग थे जिनको पढ़ना लिखना आता था, जो केपीओज में, बीपीओज में जॉब करते थे या किसी अच्छी जगह पे जॉब करते थे। उनको तो वर्क फ्रॉम होम मिल गया, वो अपने रूम में बैठ के काम कर रहे हैं और सैलरी भी आ रही है। लेकिन ये जो पैदल जा रहे थे ना, ये टोटल अनस्किल्ड लोग थे। इनके पास आज कमाएंगे तो खाएंगे, वरना कल के पैसे है नहीं। तो शहर में भूखे मरने से अच्छा है कि अपने गांव में जाकर मर लेते। ये कॉन्सेप्ट उस टाइम आया था, मीडिया पे भी ये चीज प्रसारित हो रहा था कि ये इनकी सोच है, क्योंकि पैदल चलने वालों की इंटरव्यू लिए जा रहे थे। तो उन्होंने बताया कि हम भैया यहाँ पे मरे, इससे बेहतर कि अपने गांव में जाकर मर ले। तो उस समय ऑब्जर्वेशन ये था कि हमारे देश में अनस्किल्ड लोग बहुत ज्यादा है, अनऑर्गेनाइज्ड लोग बहुत ज्यादा है। अगर इनके लिए कुछ कर सकते हैं तो बेहतर होगा। तो उस समय हमारा ये ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन का एक कॉन्सेप्ट आया कि हम देश में अनस्किल्ड लोगों के काम करेंगे और एम्प्लॉयमेंट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो उसमें नौकरी भी आ जाता है और बिजनेस भी आ जाता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है पंखुड़ी जी कि लोग रोजगार करें लेकिन नौकरी ना करें। बिल्कुल। क्योंकि हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है। अब या तो इस आबादी को आप अभिशाप मान लीजिए या इस आबादी को आप वरदान मान लीजिए। कहीं ना कहीं ये हमारे देश में अभिशाप माना जाता है कि आबादी बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज कम है, खाने वाले बहुत ज्यादा हैं, और लेकिन जो रिसोर्सेज आ रहे हैं वो कम है। तो हमने इसको अभिशाप नहीं माना, हमने इसको वरदान माना। और अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लोगों को जोड़ दें, जैसे एक मैं आंकड़ा बताऊं आपको कि अगर मैं खुद शाकिर अली अगर चाय की टपरी खोल रहा है, तो मैंने चाय की टपरी खोला, मैंने अपने लिए रोजगार का व्यवस्था कर लिया, लेकिन मुझे चाय भी बनाने हैं, मुझे कप भी धोने हैं, मुझे बगल से जाके चीनी भी खरीद के लाने हैं। तो सारी काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, फिर कस्टमर कौन देखेगा? तब मुझे वहां पे एक लड़के की जरूरत होगी जो चाय की बर्तन धो ले, जूठे बर्तन धो ले, अगर जो छोटी बड़ी चीजें हैं उनको जाके खरीद के ले आए।
तब इससे होता क्या है, कॉन्सेप्ट सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मैंने खुद को रोजगार दिया और साथ में एक इंसान को और रोजगार दे दिया। सैलरी भले कम होगी लेकिन उसके घर में कुछ पैसे जा रहा है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ये महत्व है, ये वैल्यू है कि आप खुद के साथ साथ दो चार लोगों को नौकरी दे सकते हैं, अपने रोजगार को, बेरोजगारी को खत्म करके दो चार लोगों की और बेरोजगारी खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, इस चीज के साथ बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं कि हम रोजगार की तरफ लोगों को बिल्कुल ना बोले कि तुम नौकरी करो, तुम नौकरी की तरफ मत भागो। हमारा पड़ोसी देश चाइना, उसने नौकरी की तरफ भागना बंद कर दिया। बिल्कुल। हमारी कंट्री सर्विस प्रोवाइडर कंट्री है और चाइना मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। मैन्युफैक्चरिंग, एक फैक्ट्री लगा 10 लोगों को रोजगार मिला। और सर्विस सेक्टर में होता क्या है, हमने नौकरी पा लिया, बस मेरा घर बढ़िया चलेगा, बाकी हम किसी और का सपोर्ट नहीं कर रहे, बाकी टैक्स जो पैसे कट रहे हैं वो कट रहे हैं। तो हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लोगों का रुझान करना चाहते हैं, अपने युवाओं का। बिल्कुल, यकीनन बहुत अच्छी सोच है ये। लेकिन इसके बीच में आप जब जवाब दे रहे थे तो मेरे मन में एक सवाल आया, मैं पूछना चाहूंगी। हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी, इनका भी कुछ ऐसा ही स्लोगन था, उनके भी कुछ ऐसी ही सोच थी जो लोगों के बीच में उन्होंने साझा भी किया कई सारे वार्तालाप के जरिए। जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे या वो जब लोगों से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने ये बताया कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कितना इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे अभी आपने एक एग्जाम्पल दिया लोगों के बीच में चाय की टपरी का, कुछ ऐसा ही एग्जाम्पल उन्होंने भी दिया था पकौड़े का, जिसके बाद कई सारे लोगों ने आलोचना भी की थी इस चीज की। मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहती हूँ, क्योंकि देश में हर एक तरीके के लोग हैं जो इस चीज को, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एक अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। और आजकल हम अपने युवाओं में देख भी रहे हैं जो अपने चाय की टपरी या मोमोज के शॉप या अलग अलग सेगमेंट्स खोल रहे हैं और अपने आप को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन कई सारे देश के अलग वर्ग के भी लोग हैं जो इसको एक नेगेटिव सेगमेंट में लेके चलते हैं। आप एक एनजीओ, एक फाउंडेशन के ऑपरेशनल हेड हैं और आप इस सेगमेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं, इसमें बहुत योगदान दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पॉइंट के ऊपर? देखिए, अभी मैंने चाय की टपरी यूज किया और आपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया, कौशल भारत वो चला रहे हैं और मेक इन इंडिया उनका प्रोजेक्ट भी है। बिल्कुल। देखिए, मेरा वही कॉन्सेप्ट है जो हमारे प्रधानमंत्री जी का, मेक इन इंडिया उन्होंने क्यों बोला? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बोला, सर्विस सेक्टर के लिए तो उन्होंने बोला नहीं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बोला तो वहां पे वही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आप खुद को रोजगार दे रहे हैं, साथ में 10 लोगों को और रोजगार दे रहे हैं। दूसरी मुद्दा आपने उठाया कि पकौड़े तलने की बात है या ये भी जो चाहिए पॉलिटिकल बातें, इनमें हम नहीं पढ़ते, हम एनजीओ वाले हैं, एनजीओ वाले ही बन के रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ये आता है पंखुड़ी जी कि आप रोजगार कीजिए। रोजगार कुछ भी हो सकता है, चाहे वो चाय बेचना हो, चाहे पकौड़े तलना हो, चाहे कुछ भी। आपके घर में 2 रुपए आने चाहिए। अब आपको लगता है कि आप पकौड़े तलने लायक नहीं है, आप ऊपर वाले कैटेगरी के हैं, तो जाइए मेहनत कीजिए। मेहनत शर्त है किसी भी चीज के लिए। मैं अभी आप चाय बेचने की बात मैंने करा, लेकिन सालों पहले सीसीडी कैफे कॉफी डे आ चुका है। तो कैफे कॉफी डे किसी रोड के साइड में ठेले पे कॉफी नहीं बेच रहे थे, उन्होंने कॉफी ही बेचा, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग लगाया, तरीका अलग, क्रिएटिविटी थी उनके माइंड में। उन्होंने फ्रेंचाइजीज दिए और एक बहुत एडवांस तरीके से एक शोरूम टाइप का कॉफी सेंटर खोला, जो शायद हमारे इंडिया का पहला होगा, हमारे इंडिया का अपना पहला होगा। तो चाय बेचना है तो चाय बेचने की भी 10 तरीके हैं। अब आप अपने सोच के हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से या तो ठेला लगा लो या शोरूम खोल लो, वो आप पे डिपेंड करता है। चाय बेचना गलत बात नहीं है, पकौड़े तलना भी गलत बात नहीं है। क्यों हम 5 स्टार होटल में पकौड़े नहीं खाते क्या? वहां भी पकौड़े खाते हैं और 5 स्टार वाले भी पकौड़े से पैसे कमा रहे हैं और ठेले वाले पकौड़े से पैसे कमा रहे हैं। अब वो उनकी कॉन्सेप्ट थी, उनका क्रिएटिविटी था, उनका आइडियोलॉजी था, उस तरीके से वो आगे बढ़ गए, उनके अंदर उतनी काबिलियत थी। अब इनके अंदर उतनी काबिलियत है तो वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसा बात स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हो रही थी और आपके जैसे एनजीओ का नारा है युवा देश सोच अनेक, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? युवा देश सोच अनेक का मतलब क्या है? ये स्लोगन कहना क्या चाहता है? देखिए, ये हमारा नारा युवा देश सोच अनेक, इसको मैं एक मुहावरे से इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। ये नारा, जैसे हम बच्चे थे, स्कूल जाते थे, पापा या मम्मी रास्ते में चॉकलेट खरीदा दिए और चॉकलेट का शॉप देख के मन में आता था कि हम चॉकलेट वाला बनेंगे बड़ा होकर। फिर आइसक्रीम का हमने देखा तो आइसक्रीम की गाड़ी देख के हमें लगता था कि बड़ा होकर आइसक्रीम वाला बनेंगे, बहुत सारे आइसक्रीम खाने को मिलेंगे, बहुत सारे चॉकलेट्स खाने को मिलेंगे। ये बालावस्था की बात है। हम युवावस्था में आते हैं, 18-20 साल 22 साल होता है। उस वक्त बच्चे जो होते हैं उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज होते हैं, उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि हम करेंगे क्या, फ्यूचर क्या बनाना है मुझे। लेकिन
मैं आपकी बात करूं, मैं अपनी बात करूं, मैं जितने भी लोग हैं सबकी अगर बात करूं, जो युवा हैं उनसे पूछिएगा कि उनके दिमाग में क्या आइडिया होता है कि अगर 50,000 रुपये आ गया ना, मैं इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, फोड़ दूंगा दुनिया। उनके दिमाग में ये आइडिया होता है। 50,000 रुपये सिर्फ होने चाहिए। कोई कहता 5 लाख रुपए होने चाहिए, मैं ये चीज कर लूंगा ना तो मेरा नाम पूरे दुनिया में लोग जान जाएंगे। बिल्कुल। मेरे दिमाग में भी आज भी है, आपके भी दिमाग में होगा कुछ ना कुछ, कि एक सिचुएशन आने के बाद, इतने पैसे अर्निंग करने के बाद वो फ्यूचर प्लानिंग हम करते हैं। तो हमारा देश युवा देश है, हमारी मोस्ट पॉपुलेशन युवा है और हमारे ज्यादातर युवा देश के नाम से ही हम जाने जाते हैं। और सबके दिमाग में अलग अलग आइडियाज हैं आज भी, चाहे वो कहीं नौकरी कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, लेकिन दिमाग में ख्याली प्लाव सबके पक रहे हैं। सबके बारे में यही कहना है कि ये होता तो हम ये कर लेते, ये होता तो ये कर लेते। तो चूंकि देश युवा है, सबके दिमाग में आइडियाज है, तो युवा देश वहां से है और सबके दिमाग में आइडियाज है, सोच अनेक वहां से है। और हम इस चीज को फुलफिल करने आए हैं। 1% कर लेंगे, 2% कर लेंगे, 10% कर लेंगे, भगवान जाने कितने परसेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। बात परसेंटेज की नहीं, बात सोच की होती है। और हर कोई का सोच अगर आपके जैसा होने लग जाए तो 100% देश में बदलाव दूर नहीं है, बहुत जल्द ही देश में बदलाव देखने को मिलेगा। जैसा आप कह रहे थे कि क्योंकि युवाओं के बारे में बातचीत हो रही है, युवाओं की सोच के बारे में बातचीत हो रही है, तो आजकल के युवा आप देख रहे हैं कि अब एक इन्फ्लुएंसर भी एक काइंड ऑफ अब प्रोफेशनलिज्म में आ चुका है। पहले के युवा मेडिकल में और कैमरा जब हमारी बातचीत हो रही थी तो आप बता रहे थे कि मेडिकल, आईएएस के सेगमेंट्स के साथ साथ युवा किसी को डांसर बनना है, किसी को सिंगर बनना है, किसी को एक्टर बनना है, तो फिर किसी को शायद शेफ बनना है या किसी को कुछ। बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी सोच है। इसमें आपका एनजीओ किस तरीके से योगदान दे रहा है? देखिए, हमारी जो एनजीओ है इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एग्रीकल्चर पे है। हम खेती पे जोर दे रहे हैं और ये खेती ट्रेडिशनल खेती नहीं है, ये एक एरोपोनिक टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर है। इसमें एक टावर होता है, इस टावर पे आप सब्जियां पौधे उगा सकते हैं, वो भी 100% ऑर्गेनिक। अगर ट्रेडिशनल फार्मिंग की हम बात करें तो वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है हम उस पर पहले देखते हैं। वहाँ पे आपको जमीन चाहिए और छोटी मोटी जमीन नहीं चाहिए, अच्छी खासी जमीन चाहिए। आपको पानी चाहिए। हमारे देश में बहुत जगह पे आज की डेट में सुखाड़ है। यहाँ पे दिल्ली में बारिश हो रही है, लेकिन बहुत जगह ऐसी है जहाँ बारिश नहीं हो रही है। लास्ट ईयर भी नहीं हुई थी, इस साल भी नहीं हो रही है। आपको समय चाहिए, मेहनत चाहिए। वहाँ पे चाहे धूप हो चाहे गर्मी हो, आपको मेहनत करना पड़ेगा। और आपने जो लागत लगाया है, चाहे वो मेहनत के थ्रू हम मेहनत करें तो हमें तो सैलरी चाहिए ना। एक किसान भी अगर खेत में मेहनत करे तो उसके बदले में उसे पैसे चाहिए। वो जो उसका कॉस्ट लगा है उस फसल को उगाने में, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो हम मेहनत कर रहे हैं तो उसके बदले में भी मुझे मुआवजा चाहिए, मुझे मेहनत आना चाहिए। तो मेहनत ज्यादा होता है। और जो फसल लगाते हैं उसमें जो रासायनिक उर्वरक डाला जाता है, वो सारी चीजों को जब हम जोड़ते हैं तो जो कॉस्ट हमारा आना चाहिए वो कॉस्ट आता नहीं है। और फिर वहां से किसान मंडी तक जाते हैं और मंडी तक जाने के बाद पता चला कि हमारा कॉस्ट 2 रुपए किलो टमाटर आया था, यहाँ पे हमसे 1.5 रुपए किलो टमाटर लिया जा रहा है। तो आए दिन न्यूज भी आता है कि किसान ने रोड पे टमाटर फेंक के उस पर ट्रक चढ़ा दिया, ट्रैक्टर चढ़ा दिया, ये न्यूज भी आता है। तो देखिए, अगर आज बात करें हम तो हमारा किसान और किसान के जो बच्चे हैं वो किसानी नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हम दिल्ली आके, मुंबई आके चौकीदारी कर लेंगे लेकिन किसानी नहीं करेंगे। तो जो करंट सिचुएशन बन रहा है, जो हम लोगों का ऑब्जर्वेशन और रिसर्च कहता है कि आने वाले 20-25 सालों में हमें किसान नहीं मिलेगा। हमें किसान नहीं मिलने जा रहा है और हम विदेशों से आलू, सब्जी, टमाटर आयात करेंगे। और जो कीमत होगी वो तो पूछिए मत, सोने के भाव की कीमत हम टमाटर खरीदने वाले हैं। तो हमने एक टेक्नोलॉजी लेके आया। ये टेक्नोलॉजी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इजराइल की टेक्नोलॉजी है। और चूंकि अवेयरनेस की कमी है, आपके चैनल ने ही खुद इस चीज को 5 से 6 साल पहले कवर भी किया है। टेक्नोलॉजी पुरानी है, अवेयरनेस की कमी है, उसको हम अवेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे 2 बाय 2 फीट में आप 40 पौधे उगा सकते हैं, वो भी 100% ऑर्गेनिक। ना तो इसमें आपको मिट्टी की जरूरत पड़ती है, पानी ट्रेडिशनल फार्मिंग से 90% कम, और मेहनत ना के बराबर। बिल्कुल मेहनत नहीं है, मेहनत सिर्फ इतना है कि आपको स्विच ऑन और ऑफ करना है। तो ये कैसे होता है, इसके बारे में हमारे ट्रेनर्स हैं। 7,214 के आसपास पूरे इंडिया में ब्लॉक्स है। हर ब्लॉक में हमारे एक प्रभारी हैं जो उस ब्लॉक का कामकाज देखते हैं और इस चीज के बारे में अवेयर करें लोगों को कि आपको एग्रीकल्चर में आना चाहिए, एरोपोनिक में आना चाहिए। हमारे हर ब्लॉक पे 2 ट्रेनर है जो लोगों को समझा रहे, सिखा रहे कैसे होता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एरोपोनिक की ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम बिल्कुल भी पैसे नहीं लेते लोगों से। लोगों को बस अवेयर करना है और इस चीज के तरफ रुझान लगाना है कि तुम सब्जियां उगा लो। तुम सब्जियों को उगा के इतने आसान तरीके से अपने रोजगार को, अपने अर्निंग को, अपने दिनचर्या को चला सकते हो।
अरे कुछ नहीं, अगर नहीं बेचोगे तो घर में खाने का तो काम आएगा। क्योंकि सब्जी ऐसी चीज है, मैं बता दूं आपको, अगर हम पैदा होते हैं और जो मुंह जुठाई होता है, मुंह जुठाई होता है ना बच्चे का, तो मुंह जुठाई के बाद वो सब्जी खाना स्टार्ट करता है, और जब वो मर रहा होता है ना, उससे पहले तो सब्जी खा रहा होता है। बिल्कुल। मतलब सब्जी आपको चाहिए तो चाहिए। कोरोना काल में सब चीज बंद हो गया, लेकिन सब्जियां बिक रही थी, सब्जियां बिक रही थी। एसेंशियल आइटम में सरकार ने उसे डाला था सब्जियों को, तो सब्जियां हर हालत में चाहिए। ऐसा सब्जियों का कोई ब्रांड नहीं होता कि मुझे इस ब्रांड का ही सब्जी चाहिए। सब्जी सब्जी होता है। अगर हम मार्केट में जाए तो देखें सब्जी हरी है, ताजी है और सस्ते है तो ले लेते हैं। और इस सब्जी का खासियत ये है कि ये बिल्कुल ट्रेडिशनल फार्मिंग की सब्जियों से सस्ती होती है। तो हम अगर नहीं भी बेचेंगे तो अपने घर में उसको यूज कर सकते हैं। तो अब हम सिखा रहे फार्मिंग, एरोपोनिक फार्मिंग, लेकिन सारे बच्चे तो फार्मिंग में जाने वाले हैं नहीं। हाँ। जैसा मैंने कहा, युवा देश सोच अनेक। तो इसके लिए हमारे अलग अलग चीजें हैं, उन प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे को सिंगर बनना है तो सिंगर बन जाए, हम उनको वहाँ पे भी कॉपरेशन देंगे। किसी को डांसर बनना है तो वहाँ पे भी हम कॉपरेशन देंगे। किसी को IAS IPS बनना है तो उसमें भी हम कॉपरेट करेंगे। अगर किसी को मेडिकल में जाना है तो वहाँ भी कॉपरेट करेंगे। किसी को इंजीनियरिंग में जाना है तो वहाँ भी कॉपरेट करेंगे। आप किस सोच के साथ हमारे पास आ रहे हैं, उस सोच के साथ आइए। आपको मदद करना हमारा काम है, क्योंकि हमारे सारे ब्लॉक्स पे, पूरे इंडिया में जितने भी ब्लॉक है, जितने भी जिला है, हर जगह हमारे प्रभारी है बिल्कुल, जो अवेयरनेस बढ़ाने का काम कर रहे हैं और रोजगार बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि अभी बात हुई है, आपने ब्लॉक के बारे में बताया तुरंत कि जस्ट आपने बोला कि हर एक एरिया या हर एक कह सकते हैं शहर में या गांव में कहीं ना कहीं आपके लोग जुड़े हुए हैं, प्रभारी जुड़े हुए हैं। इसके ऊपर बात करें कि आपके जो फाउंडेशन है, ट्रांसमीटो डेवलपमेंट फाउंडेशन, इसमें कितने लोग हैं, कितने कार्यकर्ता हैं जो लगभग इस सारे जो भी आप पहल ले रहे हैं या जो भी आपके मुद्दे हैं उन सारी चीजों को क्वालिफाई करने या काम को स्पष्ट करने में आपकी मदद कर रहे हैं? देखिए, अभी जो हमारे इसमें कार्यकर्ता हैं, अप्रॉक्स 28,000 वर्किंग कार्यकर्ता है, जो लोगों में अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं और स्वरोजगार की तरफ मोड़ रहे हैं। रोजगार नहीं, स्वरोजगार की तरफ मोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट स्वरोजगार का है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उसके तरफ मोड़ रहे हैं। और जितने भी ब्लॉक्स इंडिया में हैं, 7,214 ब्लॉक्स के आसपास हैं इंडिया में, तो अप्रॉक्स 4,000 ब्लॉक्स में हमारे प्रभारी हैं। और ये जो बचे हुए ब्लॉक्स हैं, इनको भी हम अपने प्रभारी जल्द से जल्द नियुक्त करना चाह रहे हैं वहाँ पे, कि जल्द से जल्द वहाँ भी प्रभारी नियुक्त हो जाए। करीब 400 डिस्ट्रिक्ट, करीब आपका 700 750 आज के पास जिला है हमारे देश में, और 400 डिस्ट्रिक्ट में हमारे प्रभारी हैं। तो जो जिला लेवल पे भी काम देख रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे भी काम कर रहे हैं, और ग्राउंड लेवल में 28,000 के आसपास हमारे कार्यकर्ता है ही हैं जो काम कर रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के काम कर रहे हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। और इसमें बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो काम करते हुए जा रहे थे, कुछ ना कुछ हादसा उनके साथ हुआ, उसके बावजूद वो काम कर रहे हैं, उससे उबर के, उसके बावजूद उन्होंने काम करना शुरू किया कि नहीं काम करना है, और वो काम कर रहे हैं, बहुत डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं। और ये किसी भी संस्था को आगे ले जाने का कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता बहुत बड़ा उनका हाथ होता है। बिल्कुल मैम, तो ही वो संस्था सही रूप से आगे जा सकती है। क्योंकि ये बात यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की हो रही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बातचीत हो रही है, और यकीनन अगर देखा जाए पिछले 2014 से अगर देखा जाए तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ी है हिंदुस्तान में भी। और हमने बात अभी चाइना की, इंडिया की आबादी से ज्यादा आबादी हम कहीं ना कहीं चाइना की आबादी देखते हैं, और इसके बाद भी चाइना वन ऑफ द बेस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है। और इसका कारण जैसा कि आपने बताया, मैं इसको एक एग्जांपल में समझाने की कोशिश करूंगा आपकी बातों को। अगर किसी परिवार में 5 सदस्य हैं, उसमें से एक फादर वो अर्निंग कर रहे हैं और बाकी 4 लोग खा रहे हैं, और उसके पहले एक और फैमिली है जहाँ पे 5 सदस्य हैं, उसमें पांचों के पांचों अर्निंग कर रहे हैं, कौन सी फैमिली ज्यादा डेवलप रहेगी? ऑफ कोर्स दूसरी वाली, जो दूसरी वाली फैमिली है जहाँ पे पांचों के 5 लोग अर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे अर्निंग जितनी हो रही है, खाने वाले भी उतने ही हैं और पैसे ज्यादा बच भी रहे। और ये फैमिली में सिर्फ एक इंसान काम कर रहा है और बाकी सारे लोग खा रहे हैं, खाने वाले सारे लोग खाने वाले हैं। तो यहाँ पे सेविंग नाम की तो चीज होगी नहीं, और खर्चे भी वैसे ही होंगे, जितनी खर्चे इस फैमिली के उतने खर्चे इस फैमिली में भी, दोनों में बराबर खर्चे है। लेकिन यहाँ पे इनपुट ज्यादा है और यहाँ पे इनपुट सिर्फ एक माध्यम है आने का। तो यही होता है जब हम अगर स्वरोजगार की तरफ जाते हैं, वहां पे इनपुट ज्यादा आता है, लोग ज्यादा रहते हैं, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, तो वहां पे इनपुट ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल। और नौकरी में ये चीज मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हमारे देश में उतना नौकरी नहीं है। 140 करोड़ की आबादी है,
मैं उन चीजों बातों में नहीं जाता जो लोग कहते हैं, उन बातों में नहीं जाता मैं चाहता। 140 करोड़ की आबादी में सब अगर नौकरी के पीछे भागेंगे तो नामुमकिन है भैया, आप बेरोजगार ही मरेंगे, ये मैं लिख के देता हूँ। क्योंकि हिंदुस्तान एक एग्रीकल्चर का कंट्री माना गया है, हम बहुत सालों से कहा जाता है हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहने का एक ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम सोना उगाते हैं धरती से। और कहीं ना कहीं इस चीज को, इस सोच को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, युवाओं में इस चीज की अवेयरनेस लेके आते हैं, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आपकी संस्था बहुत बड़ा काम कर रही है अवेयरनेस बढ़ाने को लेके, तो क्योंकि जब हमारी बातचीत हो रही थी आपने बताया कि लोगों के बीच में अवेयरनेस की बहुत कमी है। कुछ ऐसा आपको कोई सेगमेंट सुनने को या समझने को मिलता है जहाँ पे आपको लगता है कि लोगों के बीच में अगर और जागरूकता हो चीजों को लेके, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो, चाहे वो एनजीओज की पॉलिसीज हो, या सेल्फ कह सकते हैं डेवलपमेंट को लेके सेगमेंट्स हो, आपको लगता है अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, या किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, या लोग कैसे उन सेगमेंट्स तक पहुंचे जो उनके बेनिफिशियल के लिए किया जा रहा है देश में? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करते हैं अवेयरनेस की कमी की, है देश में अवेयरनेस की कमी, रीजन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा ना आबादी बड़ी है, हर सभी लोगों तक हर चीजें नहीं पहुंच पाती है। जैसे हमने एरोपोनिक टेक्नोलॉजी को हमने स्किल दिया, स्किल देने के बाद वो किस तरीके से इस स्किल पे आगे बढ़ सकते हैं, इसको अपने स्वरोजगार में डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारी एनजीओ इतनी भी अमीर या इतनी बड़ी नहीं है कि हम सारे लोगों को फंड देते फिरे कि भैया तुम ये कर लो। तो इसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम अलग से चला रहे हैं। हमारी चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अलग अलग विभाग से पैसे आते हैं हमारे लोगों के लिए, चाहे वो कृषि विभाग से हो, चाहे वो कौशल विकास विभाग से हो, चाहे औषधि विभाग से हो, चाहे ग्रामीण विकास विभाग से हो, किसी भी विभाग से पैसे आते हैं कि लोगों के अवेयरनेस के लिए। जैसे अभी मैं करंट बजट की बात करूं, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने 1,52,000 करोड़ स्किल डेवलपमेंट पे दिया है, फंड सैंक्शन किया है, और 7.5 लाख स्किल लोन के नाम से लोगों को देना क्या है। अब लोगों को पता ही नहीं है तो लेगा कौन? सही बात। और जिनको पता होता है तो किसी ना किसी वजह से, क्योंकि एक कटु सत्य है, मैं बोलना चाहूंगा, सारे लोग ऐसे नहीं है कुछ आटे में नमक के बराबर। नेगेटिविटी नहीं कहूंगा मैं, भ्रष्टाचार बोलूंगा मैं। अगर मुझे चाहिए, मैं जाता हूँ विभाग में, पैसे मांगता हूँ, वहां पे मुझे कुछ मांगा जाता है, ये दे दो, तो गरीब के पास तो पहले से नहीं, तभी तो मांगने आया था वो, अगर होते तो आपके पास आता ही क्यों। देश के लिए इतने सारा कुछ करने के बाद सर को बहुत सारी चीजों से नवाजा भी गया है, कई सारे अवार्ड से भी नवाजा गया, और सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश के भी कई सारे कंट्रीज हैं, चाहे वो यूएस हो या अमेरिका। मैं सर से ही जानना चाहूंगी कि सर कैसा लगा जब आपको इन अलग अलग कंट्रीज में आपको बुलाया गया और आपको काउंसिल का मेंबर बनाया गया, साथ ही साथ कई सारे अचीवमेंट्स आपको मिले। थोड़ा बहुत अचीवमेंट्स के बारे में बताइए और फिर अपनी फीलिंग्स के बारे में बताइए, कैसा था वो? अलग कंट्रीज तो नहीं गया, अवार्ड्स मिले हैं, जैसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके मिला है, बिल्कुल, और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूएस मिला है, अमेरिकन मेरिट काउंसिल में हमारा नाम आया है, रविंद्र रत्न अवार्ड फॉर बेस्ट सोशल चेंज, भारत सेवा पुरस्कार फॉर बेस्ट सोशल चेंज, और ये जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूके मिला है, लंदन मिला है। मैम मैं बता दूं ये चीज कि मात्र 1 साल 5 महीने 21 दिन, इतने दिनों में हमने 4,85,838 लोगों का स्किल डेवलपमेंट किया है, 1 साल 5 महीने 21 दिन में। और इसी 1 साल 5 महीने 21 दिन में हमने लगभग 1,25,000 लोगों को छोटे छोटे फंड्स दिए, 3,000 के आसपास, कि तुम इससे स्वरोजगार की तरफ जाओ। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था जो बहुत बड़ी बात उन तक बात गई, तो उन्होंने हमें रिकॉर्ड दिया कि शायद अवार्ड दिया कि इतने कम पीरियड में, मात्र 1 साल 5 महीने में हमने ये चीज लोगों के बीच किया है। करीब 4,85,000 लोगों को सिर्फ 1 साल 5 महीने में स्किल देना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए यूएस ने भी हमें अवार्ड दिया है, और बाकी जो अवार्ड्स मिले हैं बेस्ट सोशल चेंज के लिए मिला है, जो मैंने आपको नाम बताया उसके लिए। मैं यकीनन ये कहना चाहूंगी कि सोसाइटी में ये बहुत बड़ा चेंज जरूर लेके आ रहे हैं। यही एक कारण है कि देश ही नहीं विदेश के में भी अलग अलग जो संस्था हैं वो इस चीज को नोटिस कर रही हैं और इनको नए नए अवार्ड से नवाज रही हैं। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपके बीच में बताना चाहूंगी कि ये थे हमारे साथ संकट अली, जिन्होंने अपनी सोच के साथ एक बदलाव लाने की पहल की। ये आप भी कर सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है अपने अंदर एक स्किल डेवलप करना। ये बात
हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं और हमारा ये एनजीओ और हमारे शरीफ अली जो हमारे साथ आज जुड़े ये भी बता रहे हैं। आपके पास कई सारे रास्ते हैं, लेकिन चूज कैसे करना है, उन रास्तों पे चलना कैसे है और कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, इसके लिए जरूरी है कि आप सही संस्था के साथ जुड़ें, सही ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ें। और यही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अंत के कुछ बोल मैं सर के मुंह से सुनना चाहूंगी और उसके बाद आप सबसे अलविदा लेना चाहूंगी। सर धन्यवाद। मैं अपने देश में सभी लोगों से बस यही अपील करना चाहता हूं कि आप स्वरोजगार की तरफ आइए। नौकरी हमारे देश में इतनी नहीं है, ये हकीकत है। इस हकीकत को मान लीजिए। शुतुरमुर्ग जैसा मिट्टी में, बालू में, रेत में अपने सर को गाड़ के सोचते हमने दुनिया हमें नहीं देख रही है, तो वो भ्रम में मत रहें। स्वरोजगार ही एकमात्र साधन है जिससे हम हमारे देश को तरक्की दे सकते हैं। अगर हम तरक्की पा लेंगे तो हमारा देश तरक्की पाएगा। एक एक इंसान को योगदान देना पड़ेगा। सिर्फ सरकारें ही योगदान नहीं देंगी, सिर्फ एनजीओज ही योगदान नहीं देंगे, वो हमारे अंदर से आना चाहिए। हमारा घर तभी सुरक्षित होता है जब सारे लोग चौकस हों। किसी एक ने भी अगर सावधानी नहीं बरती तो हमारा घर खुद सुरक्षित नहीं होता। तो ये तो देश है, देश के हर एक जनता को रोल निभाना पड़ेगा। और वही अपील करूंगा हमारे अपने युवाओं से, अपने सारे लोगों से कि कृपया स्वरोजगार की तरफ आइए। यही एकमात्र साधन है देश को बेरोजगारी से दूर करने के लिए। धन्यवाद। दोस्तों, ये थे हमारे साथ शाखित अली, जिन्होंने हम सबको बताया कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कितना इंपॉर्टेंट है और हमारा उद्देश्य है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तरीके से कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज के लिए देखते रहिए स्टोरी मेकर्स। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।